नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी बुजुर्ग महिला की जिसने अपनी उम्र की सीमा को न देखते हुए वह कर दिखाया जो करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। उम्र की सीमा से कहीं बड़ा होता है कुछ कर दिखाने का जज्बा। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कुछ हल्का खाने को कहा है, तो पतली सी खिचड़ी बना दो या फिर थोड़ा सा दलिया बना दो। सावित्री जी ने अपनी बहू दीक्षा से कहा। दीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो सावित्री जी ने अपनी बात दोहराई। बेटा दीक्षा, अंदर किचन में ही हो ना? तब दीक्षा अंदर से चिल्लाई, हाँ हाँ सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ, सब सुनाई देता है। जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ, यहाँ से काम निपटा दूं, फिर बना दूंगी। दीक्षा अंदर किचन में ही बड़बड़ाने लगी। एक तो वैसे ही इस घर में 36 काम होते हैं और करने का किसी का मन नहीं करता। अगर किसी को बनाकर न दूं तो भूखे ही मर जाएंगे, ऊपर से फरमाइशें देखो। सावित्री जी को सब कुछ सुनाई दे रहा था, किंतु वह कुछ नहीं बोली और अपने पोते के साथ खेलती रहीं। दीक्षा ने घर का सारा काम कर लिया। तब सावित्री जी ने उससे पूछा, बेटा तुमने खाने में कुछ हल्का फुल्का बनाया है ना? दीक्षा बोली, अरे माँ, मुझे याद नहीं रहा। आप दोबारा नहीं कह सकती थी क्या? सावित्री जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम कर लो, मैं बना लेती हूँ। कहकर सावित्री जी कराहती हुई उठी और धीरे धीरे जाकर किचन में अपने लिए खिचड़ी बना ली। सावित्री जी ने खिचड़ी खाकर दवाई खा ली, किंतु यह क्या, अब तक तो दोपहर की दवाई का समय हो चुका था। फिर बेचारी कहती भी क्या? सोचा कि मैं कल से खुद ही समय से उठकर अपने लिए कुछ बना लिया करूँगी। बेचारी बहू भी कितना काम करे। शाम को दीक्षा ने खाना बनाया तो 2 रोटियां अपनी सास को भी दे दी। उनसे एक बार भी न पूछा कि उन्हें क्या हुआ है, वह किस लिए डॉक्टर के पास गई थी। उधर सावित्री जी ने अपने कारण बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से नहीं कहा। शाम को बेटा वरुण ऑफिस से आया तो सावित्री जी से मिला। अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह बोला, क्या हुआ है माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। सावित्री जी ने सोचा, बेचारा सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करता है और घर आते ही मैं उसे अपनी परेशानियां बताने लग जाऊं। वह बोली, नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैंने दवाई ले ली है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। वरुण बोला, तबीयत खराब थी? क्या हुआ आपको? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कि तभी दीक्षा बाहर से चिल्लाने लगी, अरे जब उल्टी सीधी चीज खाएंगी तो तबीयत तो खराब होगी ही। कल चिंटू जिद करके चाउमीन ले आया था, वह तो बच्चा है, उसके साथ तुम्हारी माँ भी, उसने तो 2 चम्मच चाउमीन खाई होगी, बाकी सारी तो तुम्हारी माँ ही खा गई। यह कोई उम्र है यह सब खाने की? चिंटू बोला, नहीं मम्मी, सारी चाउमीन तो मैंने ही खाई थी, वह तो जबरदस्ती मैंने ही 1 चम्मच उन्हें खिला दी। दादी, आपकी तबीयत उस चाउमीन की वजह से खराब हुई है, मैं आज के बाद चाउमीन नहीं लाऊंगा, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी दीक्षा बोली, चाउमीन नहीं खाई तो क्या? अरे तुम्हारी माँ को खाने पर भी तो काबू रखना चाहिए, जब देखो तब कुछ न कुछ खाती रहती हैं। अरे
इस उम्र में थोड़ा कम खाना चाहिए, ज्यादा चीज नहीं पचती हैं। फिर तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर का खर्चा मुफ्त में बढ़ जाता है। वरुण बोला, जाओ यहाँ से और अपना काम करो, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी। और जहां तक बात रही खर्च की, तो डॉक्टर का खर्च तुम्हारे पार्लर के खर्चे से तो कम ही है। तभी सावित्री जी वरुण को चुप कराती हुई बोली, बेटा चुप हो जा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ा करो। मेरा क्या है, क्या पता कब बुलावा आ जाए उस ईश्वर के यहाँ से। वरुण अपनी माँ की गोद में सर रखता हुआ बोला, माँ ऐसी बातें मत किया करो, पिताजी के जाने के बाद एक आप ही तो हैं, आपको भी कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। उधर दीक्षा बुदबुदाती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब दीक्षा की आंख खुली और वह कमरे से बाहर आई तो देखा तो सब जगह उल्टियां पड़ी हुई थीं। इसका गुस्सा उसके 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तेज आवाज में चिल्लाती हुई बोली, वरुण वरुण बाहर आओ, देखो तुम्हारी माँ ने क्या किया है, पूरा घर गंदा कर दिया। वरुण जैसे ही बाहर आया, दीक्षा बोली, अरे मैं क्या तुम्हारी माँ की नौकरानी हूँ जो यह सब करूं। वरुण ने जाकर अपनी माँ को देखा तो वह कमरे में नहीं थी। वरुण सावित्री जी को ढूंढता हुआ वह वहां छत पर भी गया। जब वहां भी उसे सावित्री जी नहीं मिली तो वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए बाहर जा ही रहा था कि उसकी नजर बाथरूम के खुले हुए गेट पर पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर सावित्री जी बेहोश पड़ी हुई थीं। उसने उन्हें उठाया और एक खाट पर लिटाया। पानी के छींटे मारे तो सावित्री जी को होश आया। होश आते ही सावित्री जी बोली, बेटा मैं अभी साफ कर देती हूँ, जो गंदगी मेरी वजह से हुई है मैं उसे अभी साफ कर देती हूँ। दीक्षा ने टेढ़ा सा मुंह बनाया और अपने कमरे में चली गई। तभी वरुण ने पूछा, माँ आप बाथरूम में बेहोश कैसे हो गई थीं? तब सावित्री जी ने कहा, बेटा मैं रात में जैसे ही उठी तो मुझे उल्टियां हो गईं। मैं घर को साफ करने के लिए बाथरूम में पानी लेने गई थी, पर शायद कमजोरी के कारण मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। जाकर बहू से बात कर, मैं अभी घर साफ कर देती हूँ। वह बोला, नहीं माँ, इसमें तुम्हारी या मेरी क्या गलती है जो मैं जाकर उससे बात करूं? उसे खुद समझना चाहिए। सावित्री जी ने उसे समझा बुझाकर भेजा तो वह चला गया। लेकिन सावित्री जी की यह दशा देखकर पूरे दिन वरुण का ऑफिस के कामों में मन नहीं लगा। वह सोच रहा था कि माँ की तबीयत खराब रहने लगी है और दीक्षा तो माँ की सेवा करने से रही। ऐसे में माँ का ध्यान कैसे रखा जाए? तभी उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा के लिए यदि हम चाहें तो कोई केयर टेकर रख सकते हैं, जिसका नंबर वरुण के दोस्त के पास उपलब्ध था। सुनकर तो जैसे वरुण की सारी समस्या हल हो गई। उसने तुरंत ही उसे नंबर पर कॉल करके बात की और उन्हें अपने घर का एड्रेस दे दिया। यह महिला उसी दिन सावित्री जी के पास गई और उनकी देखभाल की। शाम को जैसे ही वरुण ऑफिस से आया वैसे ही दीक्षा उस पर बरस पड़ी। तुमने आजकल ऑफिस में पैसों का कोई पेड़ लगा लिया है क्या, जो इतना पैसा उड़ा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे
पैसा लगाना ही है तो किसी सही जगह लगाओ। अपनी माँ के लिए नौकरानी रखने के लिए इतना पैसा खर्च करोगे तो अपने बच्चों के भविष्य का क्या होगा? और फिर तुम्हारी माँ इतनी बीमार रहती हैं, इनका क्या भरोसा? कब तक हैं, कब तक नहीं? तुम इनके चक्कर में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च मत कर दो। इस पर वरुण भड़क गया और बोला, यार हद होती है किसी चीज की, लेकिन तुम्हें तो कोई शर्म लिहाज है नहीं। और वैसे भी मैंने इन्हें परमानेंट नहीं रखा है, बस जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए रखा है। वह चिल्लाते हुए बोला। तो दीक्षा भी और तेज आवाज में बोली, देखो वरुण, ये जो तुम अपनी माँ पर पैसे उड़ा रहे हो ना, यह अच्छे को नहीं है। अगर तुम अपनी माँ पर ऐसे ही पैसे उड़ाते रहे तो मैं अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हें क्या है, अपनी माँ के चक्कर में पैसे उड़ाते रहोगे और कल को जब बात मेरे बच्चों की आएगी तो खाली हाथ दिखा दोगे। इतना कहकर वह तो वहां से चली गई और वरुण बेचारा वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर करता क्या बेचारा? अपनी माँ के प्यार और पति की जिम्मेदारी दोनों के बीच बेचारा पिस गया था। पत्नी को समझाने का प्रयास करता, परंतु वह थी कि समझने को तैयार न थी कि तभी उसकी नजर पीछे से निकलती हुई परछाई पर पड़ी। वह मुड़ा तो देखा उसकी माँ वहां खड़ी थी। वह अपने बेटे की ओर देख रही थी। उन्हें देखते ही वरुण बोला, माँ, आप यहाँ कैसे आईं? किसके साथ? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। जब सावित्री जी को महसूस हुआ कि बहू हर समय पैसे का रोना रोती रहती है, तब उन्होंने निश्चय किया कि वह भी अपने बेटे का हाथ बटाएंगी और उन्होंने अगले दिन अपने बेटे से कहा कि वह कुछ काम शुरू करना चाहती हैं। बेटे ने कहा, माँ, आप इस उम्र में मेरे होते हुए काम करेंगी? मैं हूं ना। माँ, मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है? कि तभी उनकी बहू आई और बोली, तुम चुप रहो। ठीक है माँ जी, अगर आप काम करना चाहती हैं तो मैं अपनी एक फ्रेंड से बात करती हूँ। उसने एक प्ले स्कूल खोला है जहाँ उसे एक आया की ज़रूरत है और वह आपको 3-4 हजार रुपए तो दे ही देगी। तब सावित्री जी ने कहा, बहू, मैं मानती हूँ कि बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि तुम्हारे अनुसार अपना जीवन बिताऊं। हाँ, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी के यहाँ बाथरूम साफ करने का काम करूं। आया समझ? मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। और हाँ, जब मैं पूरे दिन लग के यहाँ घर के इतने काम निपटा सकती हूँ तो अपना काम भी कर ही लूंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। पहली बार अपनी सास से दीक्षा को इतना करारा जवाब मिला था जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप वहां से चली गई। उन्होंने अपने बेटे से बात की और उससे बात करके कुछ हाथ की कारीगरी करनी शुरू कर दी और उन्हें अपने कमरे में बना बना कर रखने लगी, जिससे कि उनके पास बहुत सारे सैंपल हो गए। और एक दिन बेटे के साथ जाकर उन्होंने 3-4 मॉलों में अच्छी हैंडीक्राफ्ट वाली दुकान पर बात की और वह जो वेस्ट मटेरियल से सावित्री जी ने चीज़ें बनाई थीं वह इतनी खूबसूरत थीं कि एक बार में ही
दुकानदार ने उन्हें पसंद करके अन्य सामग्री बनाने का ऑर्डर दे दिया। अब तो सावित्री जी दिन रात मेहनत करके ऑर्डर पूरा करने लगीं और लोगों को उनके हाथों की यह कलाकारी बहुत पसंद आने लगी थी। देखते ही देखते उनका यह काम अब इतना बढ़ गया कि उनका कमरा छोटा पड़ने लगा था। उन्होंने वरुण से कहा कि वह जाकर किसी और जगह का बंदोबस्त करे। अब तो सावित्री जी पूरे दिन अपने काम में लगी रहती थीं और घर के कामों में हाथ लगाने का भी समय नहीं मिलता था और उनकी बहू अब पूरा दिन किचन में लगी रहती और अपनी सास से कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि वह अपने काम में इतना व्यस्त होती थी कि और किसी काम की फुर्सत ही नहीं थी उनके पास। और देखते ही देखते उन्होंने अपने इस काम में अन्य बुजुर्ग महिलाओं को जोड़ना शुरू कर दिया, जिनके हाथों में अलग कला थी। उन्होंने सावित्री हैंडीक्राफ्ट के नाम से एक शोरूम खोल लिया, जिसके ऊपर वाले फ्लोर पर 100 से भी अधिक बुजुर्ग महिलाएं नई नई चीजें बनाती और नीचे वाले फ्लोर पर वे सभी चीजें बेची जाती थीं। देखते देखते आज सावित्री जी एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच गई थीं कि तभी एक दिन उस शोरूम में उनकी बहू दीक्षा आई, जिसे गार्ड ने बाहर ही रोक दिया। तब उनकी बहू दीक्षा ने अपना परिचय देते हुए कहा, भाई साहब, मैं सावित्री देवी जी की बहू हूँ और मैं यहाँ उनके लिए खाना लेकर आई हूँ। गार्ड ने उसे देखा और सावित्री जी को फोन करके पूछा, मैडम, यहाँ जो दरवाजे पर एक औरत खड़ी है वह कह रही है कि आपकी बहू है। आप बताएं, इन्हें अंदर भेज दूं या नहीं? सावित्री जी ने उनके फ्लोर पर लगे कैमरे को देखा कि उनकी बहू बाहर खड़ी है। उन्होंने उसे अंदर बुलाया और वह खाना देकर चली गई। रात में सावित्री देवी जब घर पहुंची तो उनकी बहू ने उनके लिए खाना परोसा। तब खाना खाते हुए सावित्री जी बोली, दीक्षा, वह तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम जैसे चाहो वैसे चली जाओ। वह मेरा ऑफिस है। बाहर के 10 लोग वहां बैठे होते हैं और तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि तुम मेरी बहू हो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और तुम वहां किस वेश में चली गई थी? आज के बाद कभी भी ऑफिस आओ तो थोड़ा तरीके से तैयार होकर आना, ताकि तुम्हारे यह कहने पर कि तुम मेरी बहू हो मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। दीक्षा ने सिर तो हिला दिया, लेकिन वह सोच में पड़ गई। क्या यह मेरी वही सास है जिसे सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिलती थी घर के कामों से, जिसे मैं दिन रात ताने देती रहती थी? आज उनका मुकाम, उनकी हैसियत उसकी सोच से कई गुना ज्यादा थी। दोस्तों, कभी भी व्यक्ति को अपने अच्छे समय में दूसरे व्यक्ति का इतना अपमान नहीं करना चाहिए जितना वह अपने बुरे समय में सहन न कर सके। यदि कोई व्यक्ति घर के कामों में लगा हुआ है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि वह व्यक्ति नाकारा है या उसके अंदर गुणों की कमी है, बल्कि जो व्यक्ति पूरे घर के कामों को इतनी आसानी से संभाल सकता है वह निश्चय ही पैसा कमाने का काम भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ।